नमस्ते यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर में। जी हाँ, बिल्कुल। चैप्टर 25 ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फीमा 1999 के नाम से जानते हैं। और ये वो बदलाव हैं जिन्होंने सच में 1991 के बाद भारत की तस्वीर ही बदल दी। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ने कहा था ना, एक बंद दरवाजे वाले घर से निकलकर दुनिया से हाथ मिलाने जैसा। काफी जोश और उत्सुकता वाला विषय है ये। बिल्कुल है। और हम इसे संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 25 के जरिए परत दर परत खोलेंगे। सुन लो यूपीएससी की ये पेशकश है। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो भारत की आर्थिक आजादी की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है ना। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स हो, मेंस का GS3 इकोनॉमी पेपर हो या फिर इंटरव्यू, हर जगह ट्रेड रिफॉर्म्स, फेरा, फीमा, फिर वो रूपी कन्वर्टेबिलिटी, ECBs, ये सारे टॉपिक्स छाए रहते हैं। इनको समझना मतलब भारत की पूरी इकोनॉमिक जर्नी को समझना, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को समझना। सही बात है। तो श्रोताओं को आज की इस चर्चा से क्या मिलने वाला है? देखिए, इस चर्चा के अंत तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम गहराई से समझ आ जाएंगे। ये बदलाव क्यों हुए, कैसे हुए और इनका भारत पर असर क्या पड़ा। फेरा से फीमा तक का पूरा सफर। हाँ। रुपए की कन्वर्टिबिलिटी का असली मतलब क्या है, वो विदेशी उधार यानी ECBs की बारीकियां क्या हैं, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा लक्ष्य हमेशा की तरह रटना नहीं, समझना है। और कोशिश रहेगी कि इसे थोड़ा मजेदार भी बनाए रखें। बिल्कुल, कोशिश पूरी रहेगी। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि पर आते हैं। 1991 का वो आर्थिक संकट, वहीं से कहानी शुरू होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल वहीं से। 1991 का संकट एक तरह का वाटरशेड मोमेंट था। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। कुछ हफ्तों के आयात का पैसा ही बचा था बस। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। बहुत गंभीर स्थिति थी। बहुत ज्यादा। तो भारत को IMF के पास जाना पड़ा मदद के लिए। और IMF की शर्तों में शामिल था कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी होगी, अपनी प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणवादी नीतियां छोड़नी होंगी। मतलब जो हम अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगाते थे या बहुत टैक्स लगाते थे, वो सब बदलना पड़ा। हाँ, बदलना पड़ा। ये एक तरह से मजबूरी भी थी, लेकिन आगे चलकर ये जरूरत भी बन गई। दुनिया बदल रही थी, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, तो भारत अलग थलग नहीं रह सकता था। विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना ही था। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड रिफॉर्म्स की। व्यापार सुधारों में क्या-क्या बड़े कदम उठाए गए? इसमें कई चीजें थी। सबसे पहला और बड़ा कदम था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल। मतलब वो कोटा सिस्टम। बिल्कुल। पहले सरकार तय करती थी कि आप किसी चीज की कितनी मात्रा आयात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ 500 कारें ही आयात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। इसे हटाने का मतलब था कि अब बाजार खुल गया, आप जरूरत के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से आयात कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा। हाँ, विदेशी कंपनियां भी अपना सामान आसानी से ला सकती थीं। सही। दूसरा बड़ा कदम था इंपोर्ट टैरिफ्स, यानी आयात शुल्क में कमी करना। टैरिफ मतलब टैक्स, टैक्स जो बाहर से आने वाले सामान पर लगता है। जी हाँ। पहले ये टैरिफ बहुत ऊंचे होते थे, 100%, 150%, कभी-कभी उससे भी ज्यादा। मकसद था विदेशी सामान को महंगा करना ताकि लोग देसी सामान खरीदें। तो इसे कम क्यों किया गया? ऊंचे टैरिफ से विदेशी सामान बहुत महंगा हो जाता था, उपभोक्ताओं के पास चॉइस कम होती थी और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज भी थोड़ी सुस्त हो जाती थी, क्योंकि उन्हें बाहर से कोई कंपटीशन नहीं मिलता था। टैरिफ कम करने से कंपटीशन बढ़ा, उपभोक्ताओं को फायदा हुआ, चीजें सस्ती हुई, क्वालिटी सुधरी। लेकिन इसका हमारी घरेलू इंडस्ट्री पर कुछ नेगेटिव असर भी तो पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। जो इंडस्ट्रीज कंपटीशन के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें मुश्किल हुई, कुछ बंद भी हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो इससे भारतीय इंडस्ट्री को भी मजबूत और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने में मदद मिली। सरकार ने धीरे धीरे टैरिफ कम किए, एकदम से नहीं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया गया? सुना SEZs बनाए गए। हाँ, SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये खास इलाके होते हैं जहां कंपनियों को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पादन के लिए कई तरह की छूटें और सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे क्या सुविधाएं मिलती हैं वहां? जैसे टैक्स में छूट, आसान लेबर कानून, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती अगर सामान एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। मतलब मकसद ये था कि कंपनियां बिना किसी झंझट के उत्पादन करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। चीन ने इस मॉडल का बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुए? जी हाँ, भारत के एक्सपोर्ट्स, खासकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में SEZs का अहम रोल रहा है।
और एक और चीज जो ट्रेड रिफॉर्म्स का हिस्सा की वो थी रूपी कन्वर्टेबिलिटी ऑन करंट अकाउंट। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, पर यहाँ इसका जिक्र क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यापार सुधारों का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा के लेन देन से जुड़ा था। जब आप आयात निर्यात करते हैं तो आपको करेंसी बदलनी पड़ती है। अगर ये मुश्किल होगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? इसलिए चालू खाते पर रुपए को कन्वर्टेबल बनाना, यानी व्यापार संबंधी लेन देन के लिए रुपए को आसानी से विदेशी मुद्रा में बदलने की सुविधा देना, इन सुधारों का एक अहम हिस्सा था। इसके अलावा सेक्टोरल डीरेगुलेशन भी हुआ, मतलब अलग अलग सेक्टर्स को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया। हाँ, पहले कई सेक्टर सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए रिजर्व थे या उनमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत मुश्किल थी। उदारीकरण के बाद धीरे धीरे इन सेक्टर्स को खोला गया, लाइसेंस राज खत्म किया गया। इससे भी कंपटीशन बढ़ा और एफिशिएंसी आई। और कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस भी दिए गए, रियायतें और छूटें। जी, खासकर एक्सपोर्टर्स को उन्हें टैक्स में रियायतें दी गईं, आसान शर्तों पर लोन दिए गए ताकि उन्हें एक्सपोर्ट करने में प्रोत्साहन मिले। सर्विस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया, है ना, खासकर आईटी सेक्टर। बिल्कुल, भारत का आईटी सेक्टर तो 1990 के बाद एक तरह से क्रांति ले आया। सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भारत दुनिया के लीडर्स में से एक बन गया। सरकार ने भी इसे काफी सपोर्ट किया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स भी बने। ये एसईजेड जैसे ही थे। हाँ, कॉन्सेप्ट तो वैसे ही थे, लेकिन खासतौर पर कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। मकसद था कि किसान या एग्री बिजनेस कंपनियां बेहतर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकें। और ईओयू स्कीम क्या थी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ये भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए थी। ईओयू ऐसी यूनिट्स होती हैं जो अपना ज्यादातर उत्पादन एक्सपोर्ट करने के लिए करती हैं। उन्हें भी कच्चे माल के आयात पर ड्यूटी छूट जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। ये एसईजेड के बाहर भी हो सकती हैं। ट्रेडिंग हाउसेस का क्या रोल था? ट्रेडिंग हाउसेस बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियां होती हैं जिन्हें सरकार मान्यता देती है। इन्हें एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। ये छोटे एक्सपोर्टर्स की भी मदद करती हैं। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव भी शुरू की गई थी। जी, इसका मकसद था भारतीय एक्सपोर्टर्स को विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करना। जैसे विदेशी बाजारों के बारे में जानकारी देना, वहां ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने में मदद करना, विदेशी रेगुलेशंस को समझने में मदद करना। और एक बहुत बड़ा कदम था रुपए का डीवैल्यूएशन, यानी अवमूल्यन। ये क्यों किया गया 1991 में? डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले कम करना। 1991 में ये इसलिए किया गया ताकि भारतीय सामान विदेशी बाजारों में सस्ता हो जाए। सस्ता कैसे? मान लीजिए पहले $1 20 रुपए का था। अब सरकार ने डिवैल्यूएशन करके $1 30 रुपए का कर दिया। तो जिस अमेरिकी को पहले भारतीय सामान खरीदने के लिए $1 देकर 20 रुपए का सामान मिलता था, अब उसे $1 में 30 रुपए का सामान मिलेगा। मतलब उसके लिए भारतीय सामान सस्ता हो गया। अच्छा, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है? हाँ, एक्सपोर्ट्स को तुरंत बूस्ट मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें उसी $1 का सामान खरीदने के लिए 20 की जगह 30 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है, उसके लिए डिवैल्यूएशन नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन 1991 में एक्सपोर्ट बढ़ाना ज्यादा जरूरी था। और आखिरी पॉइंट इसमें है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, टैरिफ संरचना का युक्तिकरण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो टैरिफ सिस्टम था उसे ज्यादा सरल, पारदर्शी और लॉजिकल बनाना। पहले बहुत तरह के टैरिफ होते थे, अलग अलग रेट्स होते थे, समझना मुश्किल था। रैशनलाइजेशन में इसे सिंप्लीफाई किया गया, रेट्स को कम किया गया और एक रूपता लाने की कोशिश की गई। इससे व्यापार करना आसान हुआ। तो ये थे मोटे तौर पर व्यापार सुधार। काफी कुछ बदला गया। हाँ, बहुत कुछ। और जैसा मैंने पहले कहा, इन सुधारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा था विदेशी मुद्रा के लेन देन से। यहीं पर FERA और फिर फीमा की भूमिका आती है। बिल्कुल। तो अब FERA पे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। ये क्या था और इतना सख्त क्यों माना जाता था? FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। जैसा नाम से लगता है रेगुलेशन, पर इसका चरित्र असल में रिस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक था। ये उस दौर का कानून था जब भारत की अर्थव्यवस्था इनवर्ड लुकिंग यानी अंतर्मुखी थी, दुनिया से कटी हुई। मतलब हम बाहर ज्यादा देखते नहीं थे, अपनी ही इकोनॉमी पे फोकस था। हाँ, और विदेशी मुद्रा को लेकर एक तरह का डर या संदेह था।
फेरा का मूल उद्देश्य था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कम से कम हो, उसे हतोत्साहित किया जाए। हतोत्साहित मतलब सरकार चाहती नहीं थी कि लोग फॉरेन करेंसी रखें या इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर ये इजाजत मिलती थी, वो भी बहुत सारे नियमों और शर्तों के साथ। एक तरह से फॉरेन करेंसी के लिए लाइसेंस राज जैसा माहौल था। अरे बहुत कम लेन देन की इजाजत थी और वो भी पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। नेगेटिव लिस्ट बहुत लंबी थी, यानी इन कामों के लिए तो विदेशी मुद्रा मिलेगी ही नहीं। और क्रॉस बॉर्डर फ्लोज, पैसा देश से बाहर ले जाना या लाना, वो भी बहुत ज्यादा प्रतिबंधित था, बहुत मुश्किल था। विदेशी निवेश भी बहुत कंट्रोल में था। और ये फेरा कंपनीज क्या थे? टीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लगता था, वैसे ही इन फेरा कंपनीज पर कड़ी नजर रखी जाती थी। डर था कि ये कहीं देश का शोषण ना करें या कोई गलत काम ना करें। और सबसे चौंकाने वाली बात जो आपने पहले बताई, फेरा का उल्लंघन क्रिमिनल ऑफेंस था। जी हाँ, ये सबसे कठोर प्रावधान था। फॉरेन एक्सचेंज नियमों का उल्लंघन करना मतलब आप पर आपराधिक मुकदमा चल सकता था, आपको जेल हो सकती थी। जरा सोचिए, आज के जमाने में ये कितना अजीब लगता है। वाकई में। तो फिर इसे हटाया क्यों गया? जाहिर है 1991 के सुधारों के बाद ये कानून टिक नहीं सकता था। बिल्कुल, जब आप अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं, व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं, विदेशी निवेश बुलाना चाहते हैं, तो आप इतने रिस्ट्रिक्टिव कानून के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। फेरा का रिस्ट्रिक्शन वाला रवैया नए उदारीकृत माहौल के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए इसे घटाना जरूरी हो गया। और इसकी जगह आया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेरा 1973 गया, फेमा 1999 आया। हाँ, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसने 1 जून 2000 से फेरा को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था, सोच में बुनियादी बदलाव। कैसा बदलाव? रेगुलेशन से मैनेजमेंट की ओर। बिल्कुल, फेरा का फोकस रेगुलेशन यानी नियंत्रण और रोक-टोक पर था। फेमा का फोकस मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और सुविधा देने पर है। फेमा का उद्देश्य लेन-देन को रोकना, प्रिवेंट नहीं, बल्कि अनुमति देना, परमिट, और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना है। तो इसका रवैया ज्यादा उदारवादी हुआ, लिबरल अप्रोच। बहुत ज्यादा। फेमा के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन करना कहीं ज्यादा आसान हो गया। जो नेगेटिव लिस्ट फेरा में बहुत लंबी थी, वो फेमा में बहुत छोटी कर दी गई। ज्यादातर लेन-देन या तो फ्रीली परमिटेड है या आरबीआई की अनुमति से किए जा सकते हैं। और कैपिटल फ्लोज पर, विदेशी निवेश वगैरह पर, उस पर भी ढील दी गई। फेमा ने विदेशी निवेश, खासकर एफडीआई और एफआईआई और अन्य पूंजी प्रवाह को आसान बनाया। ये दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोलने का एक स्पष्ट संकेत था। और वो फेमा एमआरटीपी कंपनीज वाला चक्कर, वो सब खत्म हो गया। फेमा में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई फेमा के नियमों का उल्लंघन करे तो क्या अब कोई सजा नहीं है? सजा है, लेकिन अब ये मुख्य रूप से सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल नहीं। मतलब जुर्माना लगता है, जेल नहीं होती जब तक कि जुर्माना ना भरा जाए। और इसके लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। अच्छा, ईडी का गठन फेमा के तहत हुआ? हाँ, ईडी विदेशी मुद्रा कानूनों और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के मामलों को देखती है। फेमा खुद मुख्य रूप से मैनेजमेंट और पॉलिसी पर फोकस करता है, जबकि एनफोर्समेंट का काम ईडी करती है। तो फेमा के मुख्य क्षेत्र क्या हुए? मोटे तौर पर 3 मुख्य क्षेत्र कह सकते हैं। एक तो रूपी कन्वर्टिबिलिटी से जुड़े नियम, जिस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, ईडी की स्थापना और उसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण। और तीसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा विदेशी उधार लेना यानी ईसीबीज वगैरह, उसे रेगुलेट करना। तो कुल मिलाके फीमा एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। ये सिर्फ कानून का बदलाव नहीं था, ये सरकार की, देश की सोच में बदलाव था। विदेशी मुद्रा को अब एक हौवा या दुश्मन नहीं, बल्कि विकास के लिए एक जरूरी संसाधन माना जाने लगा। ये 1991 के ट्रेड रिफॉर्म्स का एक बहुत ही अहम और तार्किक अगला कदम था। चलिए अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, रूपी कन्वर्टिबिलिटी, रुपए की परिवर्तनीयता। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान करते हैं। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है आपकी घरेलू करेंसी जैसे रुपया और विदेशी करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड के बीच कोई दीवार न होना। मतलब आप जब चाहें, जितनी चाहें, बिना किसी खास रोक टोक या बिना ज़्यादा सवाल जवाब, क्यों चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करोगे, कि अपने रुपए को किसी भी बड़ी विदेशी करेंसी में बदल सकें और उस विदेशी करेंसी को वापस रुपए में बदल सकें। मतलब जैसे हम दुकान पर 100 रुपए का नोट देकर सामान लेते हैं और दुकानदार हमें बिना सवाल पूछे सामान दे देता है, क्या वैसे ही हम बैंक जाकर रुपए देकर डॉलर ले सकते हैं? हाँ, एक आदर्श फुल कन्वर्टिबिलिटी की स्थिति में ऐसा ही होता है।
करेंसी एक्सचेंज करना उतना ही आसान हो जाता है जितना कोई और सामान खरीदना। होम करेंसी और फॉरेन करेंसी में कोई भेद ना रह जाए लेन देन के लिए। और इस बदली हुई करेंसी का हम कुछ भी कर सकते हैं। विदेश में निवेश, घूमने जाना, सामान खरीदना। पूरी आज़ादी है। आप यानी देश के निवासी विदेशी मुद्रा में बैंक अकाउंट रख सकते हैं। आप आसानी से विदेश पैसा भेज सकते हैं, रेमिटेंसेस कर सकते हैं। आप दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। आपकी देश की कंपनियां चाहें तो देश से उधार लें या विदेश से, उनकी मर्जी। कंपनियां विदेशों में अपने शेयर्स या बॉन्ड्स जारी कर सकती हैं, वहां के नियमों के अनुसार। कंपनियां आसानी से विदेशों में ऑपरेशन चला सकती हैं, विदेशी कंपनियों को खरीद सकती हैं। आप किसी भी करेंसी में व्यापार या लेन देन कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी या दूसरे एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज काउंटरों पर मुद्राएं कमोडिटी की तरह खरीदी बेची जा सकती हैं। क्या दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पूरी कन्वर्टिबिलिटी है? हाँ, ज्यादातर बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी करेंसीज पूरी तरह कन्वर्टेबल मानी जाती हैं। तो ये कन्वर्टिबिलिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों देश इसे अपनाना चाहते हैं? इसके कई फायदे हैं, खासकर खुले अर्थव्यवस्थाओं, ओपन इकोनॉमीज के लिए। एक, व्यापार और पूंजी प्रवाह आसान। जब करेंसी आसानी से बदल जाती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश में रुकावटें कम होती हैं, देरी कम होती है, लागत घटती है। 2, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी। एक कन्वर्टेबल करेंसी जैसे डॉलर किसी नॉन कन्वर्टेबल देश जैसे पहले का भारत में भी चल सकती है, लोग उसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन एक नॉन कन्वर्टेबल करेंसी जैसे पहले का रुपया कन्वर्टेबल देश जैसे यूएस में आसानी से नहीं चलती, तो कन्वर्टेबिलिटी आपकी करेंसी का वैश्विक कद बढ़ाती है। 3, ट्रांसपेरेंसी। इससे आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ती है। 4, अर्थव्यवस्था की मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ का संकेत। ये दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, वैश्विक झटकों को झेल सकती है। 5, विदेशी निवेश आकर्षित करना। विदेशी निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां से वो अपना मुनाफा या मूलधन आसानी से वापस ले जा सके। कन्वर्टेबिलिटी ये भरोसा देती है। 6, सरकार का कॉन्फिडेंस। ये सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है कि उसे डर नहीं है कि पैसा देश से बाहर भाग जाएगा, कैपिटल फ्लाइट नहीं होगी। 7, एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस। इससे अर्थव्यवस्था में एफिशिएंसी बढ़ती है, फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा विकसित होता है और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। 8, ग्लोबल इंटीग्रेशन का टेस्ट। ये दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया से जुड़ने के लिए कितनी तैयार और मजबूत है। 9, डर को दूर करना। वो जो एक डर होता है ना, क्या होगा अगर, कन्वर्टेबिलिटी उस डर को कम करती है। फायदे तो बहुत है, लेकिन क्या इसके कुछ खतरे भी हैं? कुछ संभावित नुकसान, फॉलआउट्स? हाँ, खतरे भी हैं और बड़े खतरे हैं। यही वजह है कि कई देश, खासकर विकासशील देश, इसे अपनाने में हिचकते हैं या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला, वल्नरेबिलिटी टू शॉक्स। इतिहास गवाह है, जिन देशों में आर्थिक संकट आए, जैसे 1997 का एशियाई संकट, उनमें से कई में कन्वर्टेबिलिटी थी। ये अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों, जैसे अचानक विदेशी पूंजी का बाहर जाना, के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। दूसरा, डच डिजीज का खतरा। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये क्या है? टच डिजीज। ये नाम 1977 में नीदरलैंड्स के अनुभव से पड़ा। वहां नेचुरल गैस के बड़े भंडार मिले, जिससे अचानक बहुत सारा विदेशी पैसा, फॉरेन करेंसी इनफ्लो आया। इससे उनकी करेंसी बहुत मजबूत एप्रिशिएट हो गई। मजबूत होना तो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। करेंसी मजबूत होने से उनके दूसरे एक्सपोर्ट्स, खासकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, विदेशी बाजार में महंगे हो गए। लोगों ने उन्हें खरीदना कम कर दिया। इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कमजोर हो गईं और ओवरऑल अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। तो कन्वर्टेबिलिटी के बाद अगर अचानक बहुत ज्यादा कैपिटल इनफ्लो आता है तो ये खतरा रहता है। अच्छा, ये तो उल्टा पड़ गया। जी। तीसरा खतरा है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेमा की चुनौती। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ये क्या तिकड़ी है? इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है कि कोई भी सेंट्रल बैंक एक साथ 3 चीजें हासिल नहीं कर सकता: पूरी तरह खुला कैपिटल अकाउंट यानी फुल कन्वर्टेबिलिटी, एक स्थिर एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट, और स्वतंत्र मौद्रिक नीति, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। वो इनमें से कोई 2 ही एक साथ मैनेज कर सकता है, तीसरे पर उसे समझौता करना ही पड़ेगा। कन्वर्टेबिलिटी अपनाने के बाद सेंट्रल बैंक के लिए चुनौती और बढ़ जाती है। मतलब अगर कैपिटल फ्लो खुला रखना है तो या तो एक्सचेंज रेट को फ्लोट होने देना पड़ेगा, स्थिर नहीं रख सकते, या फिर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जैसे ब्याज दरें
को ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्वतंत्रता कम हो जाएगी। बिल्कुल सही समझे। चौथा खतरा है कि लार्ज इनफ्लो से लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बहुत सारा विदेशी पैसा आने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे महंगाई का दबाव बन सकता है। और सबसे बड़ा डर है कैपिटल फ्लाइट का, यानी किसी संकट की आहट होने पर या सिर्फ अफवाहों के कारण भी बड़ी मात्रा में विदेशी और घरेलू पूंजी तेजी से देश से बाहर जा सकती है। इससे करेंसी एकदम से गिर सकती है, शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। ये 1997 में एशिया में हुआ था। और एक बार कन्वर्टिबिलिटी लागू कर दी तो क्या वापस लेना आसान है? बहुत मुश्किल। ये एक तरह से वन वे जर्नी है। एक बार दरवाजे खोल दिए तो उन्हें पूरी तरह बंद करना या लीकेज रोकना लगभग असंभव हो जाता है। विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर कन्वर्टिबिलिटी के इतने खतरे हैं तो इसे लागू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई शर्तें हैं, प्री कंडीशंस? देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है कि ये 10 चीजें होंगी तभी कन्वर्टिबिलिटी आएगी। ये काफी हद तक क्वालिटेटिव है, देश के हालात पर निर्भर करता है और सरकार के कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ बुनियादी आर्थिक फंडामेंटल्स हैं जिनका मजबूत होना जरूरी माना जाता है। सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, अर्थव्यवस्था तेजी से और लगातार बढ़ रही हो। बॉयंट एक्सपोर्ट्स, निर्यात अच्छा कर रहा हो और सिर्फ प्राइमरी गुड्स, कच्चा माल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज का निर्यात बढ़ रहा हो। मैनेजेबल इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा ना हो और सरकार सेंट्रल बैंक उसे काबू में रखने की क्षमता रखते हों। ग्लोबली अलाइंड इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें ऐसी हों कि सिर्फ ब्याज के अंतर के कारण बहुत ज्यादा हॉट मनी, शॉर्ट टर्म कैपिटल न आए या जाए। मैनेजेबल करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड, चालू खाते का घाटा नियंत्रण में हो और वो विदेशी निवेश एफडी, एफआईआई से फाइनेंस हो रहा हो, न कि बाहरी उधार पर ज्यादा निर्भरता हो। मैनेजेबल फिस्कल डेफिसिट, सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा न हो और उसे कम करने के प्रयास जारी हों। एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग कैपेसिटी, देश अपनी निर्यात आय से विदेशी कर्ज आसानी से चुका पा रहा हो। स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, कंपेटिटिव फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों, जोखिम को समझने और मैनेज करने की क्षमता रखते हों। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी हो, अर्थव्यवस्था लगातार खुल रही हो। लंबी लिस्ट है। तो भारत में कन्वर्टिबिलिटी का क्या स्टेटस है? हम कहाँ तक पहुंचे हैं? भारत का अप्रोच बहुत ही कॉशियस यानी सावधान और ग्रेजुअल यानी क्रमिक रहा है। हमने एकदम से सब कुछ नहीं खोला। 1994 के आसपास से ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। और आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की स्थिति ये है कि भारत में कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट है। मैं दोहराता हूं, चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लेन देन, विदेश में काम करने वालों द्वारा घर पैसा भेजना, रेमिटेंसेस, विदेश यात्रा, पढ़ाई, इलाज जैसे कामों के लिए विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगभग कोई पाबंदी नहीं है। आप आसानी से जरूरत के मुताबिक करेंसी बदल सकते हैं। लगभग मतलब कुछ अपवाद हैं। करंट अकाउंट पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, कुछ बहुत मामूली प्रतिबंध या शर्तें हैं, जैसे आप लॉटरी जीतने, जुए या बेटिंग या गेम शो से जीते पैसे विदेश नहीं भेज सकते। दूसरा, पर्यटन के लिए एक सीमा तय है, जैसे प्रति व्यक्ति $10,000 प्रति वर्ष तक फ्री है, उससे ज्यादा के लिए आरबीआई की मंजूरी चाहिए। ये सीमा समय समय पर बदल सकती है। फिर विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भी एक सीमा है, जैसे $1,00,000 तक फ्री, उससे ज्यादा के लिए आरबीआई अप्रूवल। ये सीमा भी बदल सकती है। हाँ, और अगर किसी विदेशी कलाकार को पेमेंट करनी है या कल्चरल टूर पर विदेश जाना है तो उसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इनके अलावा बाकी सारे करंट अकाउंट लेन देन पर कोई रोक टोक नहीं है? जी हाँ, और यहाँ रिस्ट्रिक्शन का मतलब पूरी तरह मनाही नहीं है। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब है कि एक सीमा के बाद आपको आरबीआई से इजाजत, प्रायर ऑथराइजेशन लेनी होगी। ये तो हुई करंट अकाउंट की बात। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी निवेश, लोन, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने जैसे लेन देन के लिए कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ जवाब है, भारत में अभी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी पूरी तरह लागू नहीं की गई है। इस पर कोई कमेटी भी बनी थी ना, तारापोर कमेटी? हाँ, सीएसी पर सबसे महत्वपूर्ण कमेटी एस तारापुर की अध्यक्षता में बनी थी। इसने 2 बार रिपोर्ट दी। कमेटी ने भी सीधे सीधे फुल कन्वर्टिबिलिटी की बात नहीं की, बल्कि फुलर कन्वर्टिबिलिटी का रोड मैप दिया।
यानी धीरे धीरे कैपिटल अकाउंट पर लगी पाबंदियों को और कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने भी प्री कंडीशंस पर जोर दिया था। तो अभी कैपिटल अकाउंट पर क्या स्थिति है? क्या बिल्कुल बंद है या कुछ डील दी गई है? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं है। सरकार ने धीरे धीरे काफी ढील दी है। इसे समझना थोड़ा जरूरी है। इनफ्लोज, पैसे का भारत आना, लगभग सभी तरह के कैपिटल इनफ्लोज, चाहे वो एफटीआई हो, एफआईआई हो या एनआरआई डिपॉजिट्स हों, पूरी तरह कन्वर्टेबल हैं। मतलब विदेशी निवेशक या कंपनियां भारत में पैसा आसानी से ला सकती हैं और महत्वपूर्ण बात, वो अपना पैसा और मुनाफा वापस भी ले जा सकती हैं। रिवर्सल इज अलाउड, इस पर कोई रोक नहीं है। आउटफ्लोज, पैसे का भारत से बाहर जाना? असली प्रतिबंध यहीं पर हैं। जब भारतीय नागरिक, कंपनियां या संस्थाएं रुपए को विदेशी मुद्रा में बदलकर विदेश में निवेश करना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो उस पर सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं? क्या कुछ हाल में ढील दी गई है? हाँ, काफी ढील दी गई है पिछले कुछ सालों में। जैसे रेजिडेंट्स, भारतीय नागरिक एक तय सीमा तक पैसा विदेश भेज सकते हैं। निवेश वगैरह के लिए जैसे शेयर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सीमा समय समय पर बदलती रहती है। एक समय ये $2.5 लाख प्रतिवर्ष थी। स्रोत में उल्लेखित $2 लाख या $75,000 की सीमा पुरानी हो सकती है। वर्तमान सीमा चेक करनी होगी, लेकिन ये पैसा लॉटरी या जुए का नहीं होना चाहिए। FCIR अकाउंट्स, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में काम करके या सेवा देकर विदेशी मुद्रा कमाता है, तो वो उसे भारत में अपने फॉरेन करेंसी इंडियन रेजिडेंट्स अकाउंट में रख सकता है। म्यूचुअल फंड्स, भारतीय म्यूचुअल फंड्स को भी एक तय सीमा तक ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने की इजाजत है, जैसे $7 बिलियन तक। कंपनीज, भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से उधार लेना ECBs आसान किया गया है। वो विदेशों में निवेश भी कर सकती हैं, दूसरी कंपनियों को खरीद सकती हैं, जिसकी सीमाएं धीरे धीरे बढ़ाई गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमने फॉर्मली फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अनाउंस नहीं की है, लेकिन हकीकत में रुपया काफ़ी हद तक कन्वर्टेबल हो चुका है, खासकर इनफ्लोस के लिए, और आउटफ्लोस में भी काफ़ी ढील है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। क्योंकि ये फॉर्मल CSE नहीं है, इसलिए सरकार जब चाहे जरूरत पड़ने पर इन ढील को वापस ले सकती है या प्रतिबंधों को फिर से सख्त कर सकती है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है सरकार के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत को फुल कन्वर्टेबिलिटी के लिए जाना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? ये एक बड़ी बहस है। विपक्ष में तर्क ये दिए जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं, अभी ऐसी कोई फौरी जरूरत या मजबूरी नहीं दिखती। विदेशी निवेश बिना फुल कैक के भी आ रहा है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी ठीक ठाक है। चीन का उदाहरण, चीन ने बिना अपनी करेंसी को पूरी तरह कन्वर्टेबल किए भारी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित किया है। उसने ये मिथक तोड़ दिया कि अर्थव्यवस्था को खोलने या कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कन्वर्टेबिलिटी जरूरी ही है। चीन ने बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार जमा किया है बिना कन्वर्टेबिलिटी के। भारत का अनुभव, भारत में भी 2007-8 के संकट के बाद बिना फुल कैक के अच्छा कैपिटल इनफ्लो आया है। तो जरूरत क्या है अतिरिक्त जोखिम लेने की? खतरे, वो सारे खतरे जो हमने पहले डिस्कस किए, कैपिटल फ्लाइट, वल्नरेबिलिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, वो सब लागू होते हैं। भारत का फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी शायद उन झटकों को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। और पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? क्या सोर्स में कुछ इंगित है? पक्ष में ये कहा जाता है कि मैच्योरिटी का संकेत। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत और परिपक्व होगी, कन्वर्टिबिलिटी को अपनाना एक स्वाभाविक अगला कदम होगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ गहरे इंटीग्रेशन का संकेत होगा। लीकेज और कॉस्ट्स, कन्वर्टिबिलिटी ना होने से हवाला जैसे गैरकानूनी रास्ते पनपते हैं। लीगल चैनलों से पैसा भेजने या मंगाने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होती हैं। कन्वर्टिबिलिटी इन्हें कम कर सकती है। इनइफेक्टिव कंट्रोल्स, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ज्यादा खुलती जाती है, पूंजी प्रवाह पर लगे प्रतिबंध वैसे भी कम प्रभावी होते जाते हैं। लोग रास्ते निकाल ही लेते हैं। तो बेहतर है कि इसे रेगुलेटेड तरीके से होने दिया जाए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या भारत फुल CAC की तरफ बढ़ेगा? आम सहमति ये लगती है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को शायद टाला जा सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन ये अपरिहार्य है। सवाल सिर्फ कब का है, अगर का नहीं। भारत ने चीन के विपरीत कन्वर्टिबिलिटी की यात्रा शुरू कर दी है, करंट अकाउंट पर पूरी करके और कैपिटल पर ढील देकर। तो तार्किक रूप से इसे पूरा करना ही होगा, जब अर्थव्यवस्था और वैश्विक हालात इसके लिए पूरी तरह अनुकूल हों।
चलिए, कन्वर्टिबिलिटी पर काफी विस्तार से बात हो गई। अब एफएमए और ट्रेड रिफॉर्म्स के एक और अहम पहलू पर आते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबीज। ये क्या है? ईसीबीज भी उदारीकरण का ही एक नतीजा है। जब ट्रेड बढ़ रहा था, कंपनियों को आयात के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए थी, निवेश के लिए पैसा चाहिए था, तो सरकार ने प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को यह सुविधा दी कि वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी मुद्रा में उधार ले सके। इसी को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या ईसीबीज कहते हैं। ये क्यों किया गया? डोमेस्टिक मार्केट से लोन क्यों नहीं? इसके दो मुख्य कारण थे। एक, कि कंपनियों को इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए आसानी से फॉरेन करेंसी मिल जाए, उन्हें रुपए को डॉलर में बदलने की जरूरत ना पड़े, जिससे लागत बचती है। दूसरा, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरें घरेलू बाजार से कम होती हैं, तो कंपनियां इस ब्याज दर के अंतर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का फायदा उठाकर सस्ता लोन ले सकती थीं। अच्छा, तो ईसीबी मतलब विदेशी मुद्रा में विदेशी बाजार से लिया गया उधार। हाँ, बिल्कुल। ये डोमेस्टिक बोरोइंग से अलग है, जो रुपए में और भारतीय बैंकों या बाजार से लिया जाता है। ईसीबीज पर ब्याज दर कैसे तय होती है? आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय दरों से जुड़ी होती है। हाँ, ज्यादातर ईसीबीज पर ब्याज दर लाइबोर से जुड़ी होती है। लाइबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लाइबोर ये क्या है? लाइबोर एक बेंचमार्क रेट है। ये वो औसत ब्याज दर है जिस पर लंदन के बड़े ग्लोबल बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म के लिए बिना किसी गारंटी के उधार देने को तैयार होते हैं। ये दुनिया भर में कई तरह के लोन्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए रेफरेंस रेट का काम करता है। हालांकि अब लाइबोर धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है और उसकी जगह दूसरे बेंचमार्क रेट्स आ रहे हैं, जैसे असॉफ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या कंपनी को लाइबोर पर ही लोन मिल जाता है? नहीं, लाइबोर तो सिर्फ बेस रेट है। इसके ऊपर कंपनी को कुछ अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है, जिसे स्प्रेड या मार्कअप कहते हैं। ये मार्कअप बेसिस पॉइंट्स बीपीएस में मापा जाता है। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। जैसे अगर लाइबोर 2% है और मार्कअप 150 बीपीएस यानी 1.5% है, तो कंपनी को 3.5% ब्याज देना होगा। और ये मार्कअप कौन तय करता है? ये कम या ज्यादा कैसे होता है? ये तय होता है उधार लेने वाली कंपनी और उससे भी ज्यादा उधार लेने वाले देश की क्रेडिट वर्दीनेस पर, यानी उधार चुकाने की क्षमता और साख कैसी है। और ये साख कौन तय करता है? रेटिंग एजेंसीज। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 3 सबसे बड़ी और मशहूर हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P और फिच। मैं नाम दोहराता हूँ, मूडीज, S&P और फिच। ये रेटिंग एजेंसियां रेटिंग कैसे देती हैं? ये बहुत सारे फैक्टर्स देखती हैं। पहले तो ये देश के सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं, यानी उस देश की सरकार की उधार चुकाने की क्षमता और इच्छा कैसी है। फिर वो उस देश की कंपनियों की रेटिंग करते हैं। एक नियम ये है कि किसी कंपनी की रेटिंग उसके देश की सॉवरेन रेटिंग से बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अगर देश ही डिफॉल्ट कर गया या मुश्किल में फंस गया तो कंपनी कैसे बच सकते हैं। देश का जोखिम कंपनी के जोखिम से हमेशा ज्यादा या बराबर माना जाता है। और ये रेटिंग्स कैसी होती हैं? कोई स्केल होता है? हाँ, इनका अपना अपना स्केल होता है, पर मोटे तौर पर 2 मुख्य कैटेगरी होती हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ये अच्छी रेटिंग मानी जाती है। इसमें जोखिम कम या मध्यम होता है। इसमें भी कई लेवल होते हैं, जैसे AAA, AA, A, BBB। दूसरा, स्पेक्युलेटिव ग्रेड या जंक ग्रेड। ये खराब रेटिंग मानी जाती है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है कि कंपनी या देश शायद उधार ना चुका पाए। इसमें भी लेवल होते हैं, जैसे BB, B, CCC, C, D मतलब डिफॉल्ट। तो रेटिंग का मार्कअप पर क्या असर पड़ता है? सीधा असर पड़ता है। जितनी अच्छी रेटिंग यानी स्केल में जितना ऊपर, जैसे AAA, उतना कम जोखिम माना जाता है और उतना ही कम मार्कअप कंपनी को देना पड़ता है। जितनी खराब रेटिंग यानी स्केल में जितना नीचे, स्पेक्युलेटिव ग्रेड में, उतना ज्यादा जोखिम माना जाता है और उतना ही ज्यादा मार्कअप यानी ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। खराब रेटिंग वाली कंपनी को तो शायद उधार मिले ही ना। तो भारत की रेटिंग कैसी रही है स्टॉक के समय के हिसाब से? स्रोत के समय, जो शायद कुछ साल पुराना हो सकता है, भारत की सॉवरेन रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे निचले पायदान से बस 1 पायदान ऊपर थी। मतलब हम बस इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बने हुए थे। जरा सी गिरावट हमें स्पेक्युलेटिव ग्रेड में डाल सकती थी। ओह, ये तो थोड़ी चिंता की बात है। इतनी कम रेटिंग क्यों थी? इसके कई कारण बताए जाते थे। एक,
हाई फिस्कल डेफिसिट, सरकार का घाटा केंद्र और राज्यों का मिलाकर जीडीपी के 10% से ज्यादा था, जो बहुत ज्यादा और अनसस्टेनेबल माना जाता था। 2. हाई पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, सरकार पर कुल कर्ज जीडीपी के 70% से ज्यादा था। 3. इंटरनल क्राइसिस का खतरा, रेटिंग एजेंसियां ये भी देखती हैं कि क्या देश में कोई अंदरूनी संकट पैदा हो सकता है, जैसे ग्रीस या आयरलैंड में हुआ था। 4. फिस्कल कंसोलिडेशन की कमी, सरकार घाटा कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। 5. रिफॉर्म प्रोसेस धीमा पड़ना, आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी हो गई थी। तो क्या सरकार इन रेटिंग्स को मानती है? रही है। ईसीबीज लेने के क्या नियम हैं? क्या कोई भी कंपनी कितना भी उधार ले सकती है? स्रोत के समय के हिसाब से नहीं, इस पर आरबीआई के नियम लागू होते हैं। कुछ मुख्य नियम जो समय के साथ बदल सकते हैं ये थे। ऑटोमेटिक रूट, एक निश्चित सीमा तक, जैसे $750 मिलियन प्रति वर्ष तक कंपनियां बिना आरबीआई के पूर्वानुमति के ईसीबी ले सकती थीं, सिर्फ बाद में सूचित करना होता था। इससे ज्यादा के लिए अप्रूवल रूट से जाना पड़ता था। मैच्योरिटी पीरियड, लोन कितनी अवधि का होगा इसकी एक न्यूनतम सीमा आरबीआई तय करती थी, जैसे 3 साल या 5 साल। उससे कम अवधि का ईसीबी नहीं ले सकते थे। एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस, कंपनी को बताना होता था कि वो ये पैसा किस काम के लिए ले रही है, जैसे मशीनरी खरीदना, इंपोर्ट पेमेंट करना, और उसी काम में इस्तेमाल करना होता था। कुछ कामों के लिए ईसीबी इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट में सट्टा। पार्किंग फंड्स, पैसा उधार लेने के बाद कंपनी को वो विदेशी मुद्रा विदेश में ही रखनी होती थी जब तक कि उसकी जरूरत न पड़े। उसे रुपए में बदलकर भारत में रखने की इजाजत नहीं थी, ताकि मनी सप्लाई पर असर न पड़े। ओवरऑल सीलिंग, पूरे देश के लिए एक साल में कुल कितना ईसीबी लिया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा तय होती थी, जैसे $35 बिलियन। हकीकत में केवल बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां ही आसानी से ईसीबी ले पाती थीं, जिनकी रेटिंग अच्छी हो। छोटी कंपनियों के लिए ये मुश्किल था। एक्सटर्नल डेट, ये याद रखना जरूरी है कि ईसीबी देश के कुल बाहरी कर्ज का हिस्सा बनता है। ईसीबीज के अलावा क्या और भी रास्ते हैं भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा जुटाने के? आपने एडीआर्स, जीडीआर्स का जिक्र किया था। हाँ, एक बड़ी समस्या ये थी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी न होने के कारण भारतीय कंपनियां सीधे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर जारी नहीं कर सकती थी। तो इसका क्या समाधान निकाला गया? इसका समाधान निकाला गया डिपॉजिटरी रिसीट्स के जरिए। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। नाम दोहराता हूं, एडीआर और जीडीआर। ये काम कैसे करते हैं? इसका तरीका थोड़ा घुमावदार लेकिन दिलचस्प है। पहला, भारतीय कंपनी अपने शेयर भारत में किसी कस्टोडियन बैंक, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी को सौंप देती है। 2. ये कस्टोडियन बैंक एक विदेशी डिपॉजिटरी बैंक, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन या सिटी बैंक, को बताता है कि उसने शेयर अपने पास रख लिए हैं। 3. वो विदेशी डिपॉजिटरी बैंक उन भारतीय शेयरों के आधार पर विदेश में डिपॉजिटरी रिसीट्स, डीआरस, जारी करता है। 4. ये डीआरस फिर विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं और शेयरों की तरह खरीदी बेची जाती हैं। तो ये रिसीट्स शेयरों जैसी हैं, पर शेयर नहीं हैं। हाँ, ये उन शेयरों को रिप्रेजेंट करती हैं, पर ये खुद शेयर नहीं होती। आमतौर पर इनके होल्डर्स को वोटिंग अधिकार नहीं मिलते, लेकिन ये विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने का एक आसान तरीका देती हैं। और एडीआर और जीडीआर में क्या फर्क है? अगर ये रिसीट्स अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज जैसे NYSE या नैस्डैक पर लिस्ट होती हैं, तो उन्हें एडीआर कहते हैं। अगर ये अमेरिका के बाहर किसी और देश के स्टॉक एक्सचेंज जैसे लंदन, लग्जमबर्ग, सिंगापुर पर लिस्ट होती हैं, तो उन्हें जीडीआर कहते हैं। क्या ये कंपनियां आसानी से जारी कर सकती हैं? नहीं, ये ईसीबीज के ऑटोमेटिक रूट जैसा नहीं है। इसके लिए आमतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये कंपनियों को ग्लोबल मार्केट टेस्ट करने का एक अच्छा मौका देता है। और एक और तरीका है एफसीसीबीज। ये क्या है? FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कभी-कभी इन्हें FCNs भी कहते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब ये बॉन्ड हैं जिन्हें करेंसी में बदला जा सकता है? नहीं, जिन्हें शेयर्स में बदला जा सकता है। ये एक तरह के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वाजी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये होते तो बॉन्ड यानी कर्ज की तरह हैं, जो विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं। तो इनमें खास क्या है? खास ये है कि इनमें निवेशक के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक तय समय के बाद एक तय कीमत पर इन बॉन्ड्स को जारी करने वाली कंपनी के इक्विटी शेयर्स में बदलवा सकता है। इनमें ब्याज, कूपन मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ये कर्ज और इक्विटी का मिश्रण हुआ। हाँ, एक तरह से।
निवेशक को बॉन्ड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है और कंपनी के अच्छा परफॉर्म करने पर शेयर में कन्वर्ट करके अपसाइड गेन का मौका भी। क्या इन्हें जारी करना आसान है? फीमा के तहत निर्धारित राशि और न्यूनतम मैच्योरिटी पीरियड की शर्तों के साथ ये ऑटोमेटिक रूट पर भी संभव हो सकता है, लेकिन नियम बदलते रहते हैं। तो संक्षेप में भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा कैसे जुटा सकता है? मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं। पहला, ECBs एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, सीधा विदेशी मुद्रा में उधार। दूसरा, ADRs GDRs विदेशी बाजार में इक्विटी जैसा इंस्ट्रूमेंट जारी करना। तीसरा, FCCBs फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिन्हें बाद में इक्विटी में बदला जा सके, या फिर कंपनी इन सब का कोई कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये थी पूरी कहानी 1991 के संकट से शुरू होकर व्यापार सुधार, फिर फेरा की सख्ती से फेमा के उदारवाद तक का सफर, रुपए कन्वर्टिबिलिटी की पेचीदगियां और उसके फायदे नुकसान, और आखिर में विदेशी फंड जुटाने के ये अलग अलग रास्ते जैसे ECBs, ADRs, GDRs और FCCBs। चलिए अब इस पूरी चर्चा की मुख्य बातें, की टेकअवेज एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो इस लंबी चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? पहला, 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने अपनी संरक्षणवादी नीतियां छोड़कर व्यापक ट्रेड रिफॉर्म्स, व्यापार सुधार अपनाए। इसमें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाना, इंपोर्ट टैरिफ्स कम करना, SEZs बनाना, रुपए का डिवैल्यूएशन करना जैसे कई कदम शामिल थे। दूसरा, पुराने और सख्त फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को हटाकर एक नया उदारवादी कानून फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया। फेमा का नजरिया रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट पर है और इसने विदेशी मुद्रा लेन देन को बहुत आसान बनाया। इसी के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED का भी गठन हुआ। फेरा 1973 गया, फेमा 1999 आया। तीसरा, रुपी कन्वर्टेबिलिटी यानी रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है घरेलू और विदेशी मुद्रा में लेन देन की आसानी। भारत में करंट अकाउंट पर पूर्ण कन्वर्टेबिलिटी हासिल कर ली गई है, जिसका मतलब है व्यापार, यात्रा, शिक्षा आदि के लिए मुद्रा बदलना आसान है कुछ मामूली शर्तों के साथ। चौथा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी CAC यानी निवेश और पूंजीगत लेनदेन के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता। भारत में अभी नहीं है, हालांकि सरकार ने धीरे धीरे कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज पर काफी ढील दी है, पर पूरी आज़ादी नहीं है और सरकार जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवां, कन्वर्टिबिलिटी महत्वपूर्ण है, पर इसके खतरे भी हैं, जैसे डस्ट डिजीज, कैपिटल फ्लाइट और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की चुनौती। इसलिए भारत का रुख कॉशियस और ग्रेजुअल रहा है। फुल CAC शायद इनएविटेबल है, पर समय अभी तय नहीं। और छठा, भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फंड जुटाने के लिए ECBs, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ADRs, GDRs, डिपॉजिटरी रिसीट्स और FCCBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, जो मूडीज, S&P, फिच जैसी एजेंसियां तय करती हैं, एक अहम भूमिका निभाती है। और हमारी रेटिंग स्रोत के समय बहुत अच्छी नहीं रही है। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ समेट दिया। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ कुछ तथ्य या कानून नहीं है, ये भारत की आर्थिक विकास यात्रा की कहानी है। इसे समझना UPSC GS3 के लिहाज से तो क्रिटिकल है ही। ये भी दिखाता है कि कैसे सही समय पर लिए गए नीतिगत फैसले देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। बिल्कुल। इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सोचना और समझना जरूरी है। फेरा से फीमा का शिफ्ट क्यों हुआ, कन्वर्टिबिलिटी की बहस में क्या तर्क हैं, ECBs कैसे काम करते हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनको समझने से आपकी एनालिटिकल स्किल्स निश्चित रूप से बढ़ेंगी। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये समझना जरूरी है कि सरकार जो आर्थिक फैसले लेती है, जैसे ब्याज दरें बदलना या विदेशी निवेश के नियम बदलना, उनका मतलब क्या होता है और उनका हम पर क्या असर पड़ सकता है। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत और गहरी चर्चा उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हो, कोई विचार हो, या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही चर्चा सुनना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं
और उनसे हमें हौसला मिलता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी एनालिटिकल चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वो जो घंटी वाला आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया विश्लेषण आपसे छूटे नहीं। आज हमने देखा कि कैसे भारत ने 1991 के बाद विदेशी व्यापार और मुद्रा को लेकर अपनी सोच और नीतियों में जबरदस्त बदलाव किए। फेरा के डर से फेमा के मैनेजमेंट तक का सफर तय किया, करंट अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी हासिल की। पर एक सवाल अब भी बना हुआ है जिस पर आप सोच सकते हैं जी, क्या फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भारत के लिए अगला तार्किक कदम है, या मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए अभी सावधानी बरतना और धीरे चलना ही सही नीति है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पे लगातार बहस चलती रहती है। आज की इस लंबी और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।